हेलो डियर ऑल, एक और टॉपर सेशन में हम लोग आए हैं। आज हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट हैं अंगद अखिलेश जोशी। हमारे स्टूडेंट अंगद ने जेई मेंस 2025 में बहुत अच्छे परसेंटाइल स्कोर किए हैं, आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड बच्चे ने जेई एडवांस एग्जाम भी क्वालिफाई किया है विद अ रैंक ऑफ बेटा 4835 एंड MSCT 2025 में भी 99.71 परसेंटाइल स्कोर किया है। तो ये किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ा एकेडमिक अचीवमेंट है कि जो भी आपने इंजीनियरिंग के टॉप एग्जाम्स होता है, तीनों को बहुत अच्छे से आपने उसको फोड़ा है, एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक किया है। तो आज जो है हम अंगद से ही उनकी ये स्टडी जर्नी और ये जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में पूछना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन अंगद, थैंक यू सर। एंड फर्स्ट राउंड में जो भी है, आज जब इंटरव्यू शूट कर रहे हैं 3rd राउंड तक हुआ है एंड जोसा में अभी अंगद को VNIT नागपुर में एडमिशन मिल रहा है। एंड लेट्स से अभी और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आते हैं एक्स्ट्रा राउंड्स में, वो फाइनल जो भी NIT जो भी ब्रांचेस रहेंगी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लास्ट में दिख जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अंगद बेटा थोड़ा अपने बारे में बताओ, घर में कौन है और कैसा पढ़ाई का माहौल है? तो मेरे घर में मेरे पापा मम्मी और मेरा भाई है, और मेरा भाई मेरे से छोटा है और अभी वो 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। और मैंने 10th स्टैंडर्ड में डिसाइड किया था कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड परस्यू करनी है आगे। फिर उसके बाद में जब मैंने रिसर्च की थोड़ी कि कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, तो मैंने डिसाइड किया फाइनली कि नीव एकेडमी, क्योंकि सर का एक सेमिनार हुआ था हमारे स्कूल में, RDG पब्लिक स्कूल में। तो वहाँ पे सेमिनार में सर ने इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में और नीव एकेडमी के बारे में बहुत कुछ बताया था। तो फिर तब मुझे बहुत सी चीज़ें मालूम पड़ी उसके बारे में। फिर मैंने डिसाइड किया कि नीव एकेडमी में मैं एडमिशन लेके 11th 12th करूँगा। और मेरे घर पे स्टडी का माहौल अच्छा था, मतलब सपोर्टिव है पेरेंट्स और प्रॉब्लम्स। मतलब एक देखिए, हर एक स्टूडेंट में पेरेंट्स का, एक फैमिली का जो सपोर्ट होता है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है बच्चे के सिलेक्शन में, बच्चे के करियर गोल्स में। तो बेटा कभी आपको ऐसे पेरेंट्स टोकते थे कि पढ़ाई नहीं कर रहे या ज़्यादा करो? हाँ, मम्मी हमेशा बोलती थी कि मतलब मम्मी का पूरा हमारे पे, हम दोनों पे ही ध्यान रहता। हाँ। कि पढ़ाई कितनी देर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और पूरी तरह से मम्मी का फोकस है। और पापा भी हमको पूछते रहते हैं इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं अभी, मतलब क्लासेस में कैसा शुरू है। तो पापा तो दोनों की तरफ से होता है। हाँ। मतलब एक जिसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस, हाँ, मम्मी पापा का बहुत जरूरी रहता है। अच्छा, कभी डांटा हो पढ़ाई नहीं हाँ, कर? थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत चलता है। मम्मी डांटती थी, बाकी पापा नहीं डांटते। देखो, मम्मियाँ ही होती हैं सबसे ज्यादा परेशान करने वाली और रिजल्ट लेके आने वाले। ओके बेटा, फिर बेटा थोड़ा सा अपने जो 11वीं 12वीं में आपने जो पढ़ाई करी नीव में, तो उस दौरान आपके क्या शेड्यूल रहता था, क्लासेस का क्या शेड्यूल था और आप घर पे कितना टाइम देते थे? तो जनरली मैं थोड़ा 8 के करीब उठता था। फिर उसके बाद में फ्रेश होने के बाद में दिन भर पढ़ाई, 3 बजे तक क्लासेस, 3 से 8 के क्लासेस का टाइम था। तो फिर मैं सेशन में 3 से 8 था आपका। तो फिर मैं 8 से 2 बजे तक या 1 बजे तक कंटिन्यू स्टडी शेड्यूल, मतलब फिजिक्स मैथ्स या 2 सब्जेक्ट्स करता था एक टाइम में। फिर 3 से 8 क्लासेस होने के बाद में मैं लेट नाइट भी थोड़ा, जैसे 10 to 12 तक, ऐसा 12 या 1 तक पढ़ाई करता था। फिर उसके बाद में तो मतलब मतलब देखिए बच्चों, ये 12 बच्चे जो है 12 के टाइमिंग्स बता रहे हैं। जब इवनिंग सेशंस में होते हैं तब अंगद ने मेजर टाइम स्टडीज को दिया है। तो अंगद इस बीच में सोना कितना घंटे होता था? 7 घंटे 8 घंटे तो आराम से, मतलब लेना ही चाहिए सोना। 8 घंटा सोना। और रेगुलरली कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ाई करेंगे तो फिर रिजल्ट्स मिल जाएगा आपको। और मतलब रेगुलरली आपको टेस्ट भी देना है, प्रैक्टिस भी करना है। और जो क्लासेस में, जैसा मेरा ऐसा था कि मैं क्लास में फुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करता था, कि क्लासेस में जैसे सर जो भी पढ़ा रहे उसकी नोट्स में कभी मिस नहीं करना, क्लासेस कभी मिस नहीं की मैंने।
कंटिन्यूअसली 2 साल तक मेरी एब्सेंटी एक भी नहीं थी, तो मैं कंटिन्यूअसली। देखिए बहुत बड़ी बात बताई है बच्चे ने कि किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपको कंसिस्टेंट ही रहना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे हमने भी अंगद के बैच में क्लास ली है, तो एक हमने ये देखा है बच्चे बहुत, स्पेशल मैं अंगद का एग्जाम्पल लूँ, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन था कि क्लास में सर जो पढ़ा रहे हैं उस पर पूरा ध्यान था, एंड जब आंसर्स आते थे तो रिप्लाई करते थे कि सर हमारा आया, हमारा ये डाउट है। तो एक जो बच्चे का क्लास में इन्वॉल्वमेंट रहता है वो भी सिलेक्शन में बहुत कारगर रहता है। अच्छा ये बेटा एक और जैसे आपने अभी अपना शेड्यूल भी बताया कि 2 सब्जेक्ट आप लेके बैठते थे, तो बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा जेई का जो सर ने नोट्स लिखाए हैं वही मैं पढ़ता रहूंगा तो मेरा जेई में सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मैं इसमें 10वीं में और इसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा एक 10th स्टैंडर्ड तक तो एकदम बेसिक सिलेबस रहता, सिलेबस भी इतना वास्ट नहीं है। जेई का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आपको फुल डेडिकेशन और फोकस के साथ में जब सर क्लास में एक बार पढ़ा रहे तो तभी मतलब आज में लर्निंग भी करना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी चीज़ें याद भी रखनी पड़ेगी। तो वो एकदम से आप जब कुछ बच्चे ऐसा रहता है कि एकदम लास्ट में जाके पैनिक करते और लास्ट में जाके सब सिलेबस, क्योंकि उनको पहली बार में बराबर उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो आप जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा फोकस करके पढ़िए और पूरा लर्निंग कीजिए। मतलब आपका रिवीजन को टाइम तो देना ही है आपको, लेकिन जो क्लास में शुरू है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके फिर उसके प्रैक्टिस भी, जैसे गोइंग मॉड्यूल वगैरह भी सॉल्विंग और सीपीपी वगैरह भी करना पड़ेगा आपको सॉल्व, तो उससे ही होगा सिलेक्शन। तो यानी कि नोट्स तो पढ़ने ही हैं, हाँ, सॉल्विंग भी ज़्यादा करनी है। मतलब सॉल्विंग का ही मेन इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर आप सॉल्विंग नहीं करेंगे तो फिर क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एट द एंड, और टाइम प्रैक्टिस का एक बहुत इम्पोर्टेंस है कि टेस्ट जब आप देते तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पेपर एक साथ में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक अलॉट करना पड़ेगा टाइम कि किसको ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम देना है, तो उससे ही आपका फाइनल आउटपुट आएगा। तो देखिए बिना प्रैक्टिस के ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है। सिर्फ पढ़ के आप रट के सोचो कि जेई निकाल लो तो ये असंभव है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। अच्छा अभी जैसे बच्चे ने अंगद ने बताया, उसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। बेटा आपने स्पेशली अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो फिजिक्स में क्या चीज़ सॉल्व करी है? फिजिक्स में सर पहले तो जब क्लासेस चलती थी तो मैं एच सी वर्मा रीडिंग भी करता था और एच सी वर्मा सॉल्विंग भी करता था। हाँ। और केमिस्ट्री में जैसे सर ने जो 2-3 बताया था, जैसे नरेंद्र अवस्थी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अच्छे सॉल्व किया है, और इनऑर्गेनिक के लिए वीके जायसवाल भी की है। थोड़ा MS चौहान थोड़ा कम किया है इनऑर्गेनिक के लिए, लेकिन वो भी मतलब मेजर पोर्शन किया है सॉल्विंग के लिए। हाँ, केमिस्ट्री में और मैथ्स में तो मतलब जनरली मॉड्यूल वगैरह ही करता था मैं, और एक एररलेस की बुक थी तो वो सॉल्विंग करता था मैं एक्स्ट्रा। तो यानी कि ये जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं फिजिक्स में, HCV मॉड्यूल और CPP अपने इंस्टीट्यूट की? हाँ, मॉड्यूल और CPP भी। जैसे अब मैं दोनों चीज़ें फॉलो करता था कि जैसे HC वर्मा में थ्योरी कंटेंट बहुत अच्छा है, उसमें जो क्वेश्चंस है वो थोड़े पुराने हो गए, लेकिन मॉड्यूल वगैरह कैसे हर साल अपडेट होती है, तो अपडेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक थ्योरी बिल्डिंग के लिए आप HC वर्मा सॉल्व भी कर सकते और रीडिंग भी कर सकते, लेकिन आपको अपडेटेड क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जेई में, क्योंकि हर साल पैटर्न चेंजेस होते हैं और हर साल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी चेंज हो रहा, तो आपको अपडेटेड क्वेश्चंस करना भी ज़रूरी है। ओके, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने नीव के मॉड्यूल्स और CPP पे भी ध्यान दीजिए। मेरा कहना और ज़्यादा बेटर है, उस पर अगर आपने ध्यान दे लिया तो मेजर चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अच्छा बेटा ये तो हुई प्रैक्टिस आपने करी। टेस्ट कितने क्या दिए, कुछ मिस करते थे या सारे टेस्ट दिए अभी तक? टेस्ट तो मैंने मतलब सारे ही टेस्ट दिए हुए हैं। कुछ CET के अगर मतलब जैसे लास्ट में CET के थोड़ा टेस्ट का कम दिया था मैंने, बाकी मेंस और एडवांस के सारे पेपर्स एक दिए हैं।
फिर उसको घर पे जाने के बाद अच्छे से एनालाइज करना, उसका मैंने नोट्स भी बनाया कि क्या क्वेश्चंस मेरे गलत हुए, इसमें क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि मेरा पेपर में भी एक ऐसा कैलकुलेशन मिस्टेक का थोड़ा इशू आया था कि जिसकी वजह से निगेटिव मार्किंग हो गई थी। तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए भी प्रैक्टिस कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत बढ़ा दी थी। तो ये बहुत जैसे मुझे याद है जब अंगद ने जेई मेंस 1 दिया था, उसके बाद में जब फ़ोन पे काफ़ी लंबा डिस्कशन भी चला कि कौन कौन से एकदम सिली मिस्टेक्स जो हुए, तो नो डाउट उससे स्कोर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आ जाता है, नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं। बट देखिए, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और गलतियों से सीखेंगे, उतना ही नेक्स्ट अटेम्प्ट में और बेटर कर पाएंगे, एडवांस में बेटर कर पाएंगे, एंड सीईटी में बेटर कर पाएंगे। अच्छा बेटा, एज सच जैसे आपने यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट प्लान्स होते थे, टेस्ट सीरीज और वो सब, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो एकदम प्लान फॉर्मेट में टेस्ट का शेड्यूल हमको मतलब क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। फिर उसके हिसाब से हर संडे या वीकेंड में या फिर मतलब मिडल ऑफ द वीक में भी टेस्ट होते थे। जैसे पहले जेई मेंस के टेस्ट होने के बाद में 3 आवर्स के वो कंप्लीट टेस्ट, फिर एडवांस पैटर्न के भी टेस्ट हुए थे 6 आवर्स कंप्लीट संडे के दिन, और वीकली टेस्ट तो कंटिन्यू शुरू ही रहते थे, स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते थे, और सीईटी के भी एग्ज़ाम के पहले टेस्ट अलॉट हुए थे। तो यानी आपने बहुत ज़्यादा ये मुकाम हासिल करने के लिए, परसेंटाइल हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करी है। अच्छा, क्लास का एनवायरनमेंट कैसे थे, आपके फ्रेंड सर्कल और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? हाँ, क्लास का तो बहुत इम्पोर्टेंस है कि ऑफलाइन जब आप आते तो आपके जो पीयर ग्रुप है उसके अंदर जैसे कुछ बच्चों का कुछ टॉपिक ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब जैसे मेरा फिजिक्स स्ट्रांग था तो मैं फिजिक्स के लिए लोगों को हेल्प भी करता था। केमिस्ट्री में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी तो मैं सर से तो डिस्कशन आप थोड़ा बाद में करते, जैसे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत डिस्कशन मतलब हमारा होता था कि पढ़ाई से रिलेटेड, और उससे बहुत अच्छा मतलब एनवायरनमेंट था। एक एनवायरनमेंट, एक अच्छा पीयर ग्रुप जो पढ़ने वाला हो, वो आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, एंड ओवरऑल नीव का इस सक्सेस में क्या कंट्रीब्यूशन रहा? सर, नीव एकेडमी पे ही मैंने पूरा 2 साल रिलाई किया, 2 साल मैंने पूरा डेडिकेशन के साथ 100% दे के क्लासेस भी सारी अटेंड करी, और तो मुझे उससे अच्छा ही रिजल्ट आया है। तो देखिए बच्चों, आप मेन जो आपकी इंडिविजुअल स्टूडेंट की मेहनत और एक प्रॉपर गाइडेंस, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बने तो बच्चा बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकता है। सो ये था हमारा एक स्पेशल इंटरव्यू। एंड कुछ लास्ट में मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँ, कुछ अपने जो भी जूनियर्स हैं या फ्यूचर जो भी व्यूअर्स जो भी आगे स्टूडेंट हो सकते हैं, उनको कुछ रिकमेंडेशन देना चाहें उनकी प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए? तो जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में जब आप जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते तो स्टार्टिंग से क्लासेस में 100% फोकस करें, क्लासेस को मिस मत करो। जो टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू होते तो वो टेस्ट को भी अटेंड करो, मतलब अटेंडेंस को आप एकदम 100% कर दो, उससे कंसिस्टेंसी जो मेंटेन रहेगी आपकी। तो आप अगर स्टार्टिंग से एंड तक अगर आप सारी क्लासेस अटेंड करेंगे, सारी टेस्ट देंगे, तो एग्ज़ाम भी एक नॉर्मल टेस्ट के जैसे ही रहेगा, और आपको जैसे जो बाकी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कि लोग लास्ट में जाके पूरा सिलेबस वन शॉट वगैरह मत देखो, क्योंकि प्रैक्टिस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप थ्योरी 4-4 बार भी पढ़ते रहेंगे तो वो आप पे बर्डन क्रिएट होगा कि आपको कुछ चीज़ें याद नहीं आएगी। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका क्या वीक पॉइंट है, क्या आपको रिकॉल नहीं हो रहा, क्योंकि रिकॉलिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम्स में। एंड रिकॉलिंग इज डन ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा, थोड़ा सा अपना इंटरव्यू नॉर्मल से बड़ा होगा। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों के मन में आता कि सर बहुत ज़्यादा बड़ी जर्नी है, कभी कभार आप बोलते हैं 5 घंटा 7 घंटा 10 घंटा पढ़ो, बट कभी कभार माइंड एकदम वीक हो जाता, सुन्न हो जाता, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ रिफ्रेशमेंट क्या क्या अलाउड है? आपने जैसे नो डाउट टफ जर्नी थी, कभी कुछ ऐसा लगे कि सुस्त हो गए, अब इच्छा नहीं हो रही, तब नहीं कैसे तो कम बैक करते थे? मैं रेगुलरली मतलब मेरे पापा मम्मी के साथ डिस्कशन चालू रखता था।
मेरे पापा मम्मी इतना मोटिवेट करते थे मुझे कि तुझे फाइनली आईआईटी में जाना है। तो उनका स्टार्टिंग से पुश था, मतलब मैं उनके साथ रोज एक वॉक करता था। हमारे घर के सामने ग्राउंड है, तो वहाँ पे जाके एक वॉक करना, आधे घंटे हम डिस्कशन करते थे कि मतलब मुझे ये प्रॉब्लम जा रही, तो वो उसका सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करते थे। और बाकी थोड़ा कपिल शर्मा शो देखता था, थोड़ा बहुत कॉमेडी था कि थोड़ा सा मन खुश हाँ, रहे। बाकी ऐसा ओके, तारक मेहता? नहीं था। तारक मेहता नहीं देखा है। ओके, ठीक है बच्चों, एंड आगे भी हम लोग और फ्यूचर में कुछ और इंटरव्यू बना तो पक्का हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।